बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आतिफ वकास और आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे चैप्टर नंबर 13 के। सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप देखें अगर अपने टेक्स्ट बुक में 13.1 मैंने यहाँ पर सिर्फ उसका गिवन डेटा लिखा है और आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं बुक में। वहाँ पे वो कहता है कि एक वायर है कि जिसके अंदर करंट जो है दैट इज़ 10 एम्पियर और उस वजह से फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। करना क्या है, आपने उस वायर से किसी फासले पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में करना क्या है, सबसे पहले गिवन डेटा पिक करें क्वेश्चन से, फिर आप उसमें ये देखें कि वो क्या पूछ रहा है, रिक्वायर्ड क्या है। तो इस केस में चूंकि रिक्वायर्ड डेटा जो है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर, उस पॉइंट की डिस्टेंस जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो मैंने अननोन है इसलिए क्वेश्चन मार्क लिख दिया है। अब आपने ये देखना है कि इसको मैं किस फार्मूले से सॉल्व कर सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम फार्मूला वही यूज कर सकते हैं जो हमें एम्पियर्स लॉ से मिला है। एम्पियर्स लॉ हमारे पास क्या है, that is B dot summation delta L is equal to mu naught I। अगर तो एक ही टर्न है तो उसके लिए सिर्फ म्यू नॉट I आएगा, सॉलिनॉइड के लिए फिर NI यानी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ये भी इधर ही छोड़ दें, इस बाकी को उधर ले जाएं, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ डेल्टा L। और हमने देखा था कि समेशन ऑफ डेल्टा L से पूरा सर्कल बन रहा था, तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई r है। तो हम वही एम्पियर्स लॉ यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इसमें और कुछ ऐसा खास मुश्किल नहीं है, क्योंकि म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है, ये आपको ऑलरेडी मालूम है। जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं आप सिंपली फिर कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाता है 0.04 मीटर्स। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको स्ट्रेटजी मालूम हो, आपको ये पता हो कि कौन सा फार्मूला मैंने यूज़ करना है। कई फार्मूले इस चैप्टर में हमने पढ़े हैं, तो वो सारे बंदा एक पेज पे लिख ले, अपने लिए साथ पढ़े हों और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन को सामने रखकर जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो इसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं और सीखना उस तरह से मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें उसमें आप अपने सामने सिर्फ वो लिस्ट रखें मुख्तलिफ फार्मूलाज की, ताकि आप मुख्तलिफ केसेस में मुख्तलिफ फार्मूले यूज़ कर सकें। मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, आपने सिर्फ यहाँ पे एक दफ़ा इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर आपने क्या करना है, घर जाकर अपनी बुक खोल देनी है और डायरेक्ट उसको सॉल्व करने बैठ जाना है। सोल्यूशन देख के आप सॉल्व करेंगे, आप सीख नहीं पाएंगे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 2 जो है दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन अ सॉलिनॉइड इज 1000। एक सॉलिनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न 1000 है, उसकी लेंथ बताई गई है दैट इज 0.5 मीटर्स एंड उस सॉलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है, चूंकि उसमें कोई करंट होगी जिसकी वजह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड 2.5 इंटू 10⁻³ टेस्ला है या 2.5 मिली टेस्ला। रिक्वायर्ड डेटा हमने उस सॉलिनॉइड के थ्रू करंट फाइंड करना है। जैसे आप लोगों ने एम्पियर्स लॉ की पहली एप्लीकेशन में सॉलिनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें देखा है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI। यहाँ पर ये N जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, क्योंकि सॉलिनॉइड में इस तरह टर्न्स होते हैं, स्प्रिंग टाइप एक वो होता है, बॉडी होती है, कंडक्टर होता है और इस तरह स्प्रिंग की तरह पड़ा होता है। तो इसमें जितने टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, ये N ज़्यादा होगा, पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स को ये शो कर रहा है। तो उसने N दिया है और L दिया है। आप एक तो ये कर सकते हैं कि डायरेक्ट N/L फाइंड कर लें और इस फार्मूले में उसका रिजल्ट पुट कर लें, या फिर आप ये कर सकते हैं कि चूंकि हमें करंट चाहिए तो इसको रीअरेंज कर लें। करंट के लिए ये फार्मूला हो जाएगा B डिवाइडेड बाई म्यू नॉट स्मॉल n, और स्मॉल n की वैल्यू चूंकि कैपिटल N डिवाइडेड बाई L है
तो वो यहाँ पर पुट करने से हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। इस फार्मूले के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट कर लेनी है। बी की जगह 2.5 इंटू 10⁻3, लेंथ की जगह 0.5, म्यू नॉट इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ऑलरेडी यहाँ पर, और ये वैल्यू याद होनी चाहिए। फिर n है, कैपिटल N, दैट इज 1000। जब ये सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, आप देख लेंगे कि करंट जो है 1 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज 13.3, और इसमें गिवन डेटा क्या है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी किसी चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है, तो थीटा उसका 90 डिग्री है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताई है कि 0.1 टेस्ला है, और यानी उस चार्ज पार्टिकल, यानी इस केस में प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो भी बताई गई है, 2 × 10⁻12 न्यूटन। आपने करना क्या है, प्रोटॉन की स्पीड फाइंड करनी है। once again, force on a charge particle that is entering perpendicularly in a magnetic field is simply QVB, क्योंकि sin 90 is 1, एंगल हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान ले रहे हैं, तो हमारे पास इस फार्मूले से QVB sin थीटा से रीअरेंज करने के बाद दिया जाता है, क्योंकि दोनों साइड आप QB पे डिवाइड कर दें। अगर आप इसमें एंगल को 90 सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा QVB, और मुझे चूंकि वेलोसिटी चाहिए इसलिए दोनों साइड QB पे डिवाइड कर दूंगा, तो ये हो जाएगा F/QB, और QVB डिवाइडेड बाई QB, तो ये इधर से कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला रह जाएगा V = F/QB। हमें Q मालूम है, Q इन दिस केस इज प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स है। तो इसको पुट करें, आपके पास ये रिजल्ट आता है। खास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि रिजल्ट के साथ यूनिट लिखें। रिजल्ट के साथ आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो इससे आपके 0.5 मार्क्स कम से कम आउट ऑफ 4 कट जाते हैं। कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के 3 मार्क्स होंगे, तो उस हिसाब से आपके कुछ न कुछ मार्क्स इस पे कटते हैं अगर आपने यूनिट नहीं लिखा। तो रिजल्ट लिखते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखें। और मेरा ख्याल है इसमें कैलकुलेशन आप कर सकेंगे कैलकुलेटर से। फोर्स की जगह आप सब्स्टिट्यूट करें 2 × 10⁻12, Q की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर ले E, क्योंकि वो प्रोटॉन है, एंड B की जगह आप मैग्नेटिक फील्ड की आप स्ट्रेंथ पुट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट। एंड देन 13.4, यहाँ पर वंस अगेन एक इंतहाई ज़्यादा एनर्जी का 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, देखिए चार्जेस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लेवल पे ये ज़्यादा है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स एनर्जी है, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स किसी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली इंटर हो रहा है, तो थीटा मैंने 90 डिग्री दिया है। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ गिवन है, दैट इज 2.5 टेस्ला। क्या फाइंड करना है? 2 क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम में 2 मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे हैं। एक तो हमने ये फाइंड करना है कि उसके ऊपर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर फोर्स कितनी लगेगी, और दूसरा हमें ये फाइंड करना है कि जब उस फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ पे घूमने लगेगा तब उस सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, और काइनेटिक एनर्जी से हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमें फोर्स फाइंड करनी है तो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगती है दैट इज QVB sin थीटा। क्यू मालूम है क्योंकि वो प्रोटॉन है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। वेलोसिटी मालूम नहीं है, बी मालूम है 2.5 टेस्ला, और एंगल भी मालूम है थीटा। तो इस वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन लिख लेते हैं, दैट इज ½ mv²। और काइनेटिक एनर्जी में जब ये वैल्यूज पुट करेंगे, m मालूम है, काइनेटिक एनर्जी मालूम है, एक v अननोन है,
तो इस इक्वेशन को मैंने रीअरेंज किया, यानी दोनों साइड m पे डिवाइड किया, काइनेटिक एनर्जी बाई मास हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इस साइड से मास और 2 चला गए उस साइड पे, तो यहाँ पर हमारे पास 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई मास आ गया। अब इस v स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, एंड फ्रॉम हियर वी गेट द वेलोसिटी 3.9 into 10 raised to the power 7 meters in 1 second. And then if you get this, now you are in position to put the values in this formula, क्योंकि Q मालूम है, V मालूम है, B मालूम है और थीटा मालूम है, आप आसानी से फोर्स बता सकते हैं कि फोर्स कितना होगा। तो इस तरह कैलकुलेशन करने से हमें फोर्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, यानी यहाँ पर पुट करें 1.6 into 10 minus 19 for charge, 3.9 into 10 raised to the power 7 for velocity, 2.5 for the magnetic field strength, and sine of 90 degree. And if you solve this, you get 1.6 into 10 raised to the power minus 11 न्यूटन। ये ए का आंसर है। और फिर हमें रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस के लिए चूंकि आप जानते हैं कि जब सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है, तो ऑब्वियसली उस मैग्नेटिक फील्ड ने ही उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड की है। अब इस केस में आप उस फोर्स को जो उस मैग्नेटिक फील्ड के जरिए से हमें मालूम हो जाती है, जो कि गिवन है या हमने यहाँ से ऑब्टेन कर ली, ठीक है, यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। फिर हम सेंट्रीपिटल फोर्स की डिफिनीशन, इसका फार्मूला लिख लेते हैं, mv²/r, इसको सिर्फ r और f को रिप्लेस कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये mv²/f, इस फार्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे आपको उस सर्कुलर पाथ का रेडियस मालूम हो जाएगा। मैंने कैलकुलेट किया है, दैट इज 0.16 मीटर। यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। m यहाँ पर क्या पुट करेंगे, क्योंकि उसने कहा है कि ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास जो है 1.6 into 10 raised to the power minus 27 kg है, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन। तो आपने मास ऑफ प्रोटॉन पुट करना है। वेलोसिटी जो है आपने इधर से ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली है, वो पुट करेंगे। फोर्स जो है हमें यहां से मिल जाता है। तो इस तरीके से हमें पता चल सकता है कि अगर कोई प्रोटॉन 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी वाला परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है, तो जिस सर्कुलर पाथ पे वो घूमेगा उसका रेडियस 0.16 मीटर होगा, और उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी उसका मैग्नीट्यूड 1.6 into 10⁻11 न्यूटन होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है इट इज 13.5, उसको हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमें दो मुख्तलिफ सिनारियोस के बारे में कहा गया है। पहले कहते हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ उसने नहीं बताई, और वो कह रहा है कि उस कंडक्टर के अंदर जब वायर होती उस वायर के अंदर जब करंट होती है 10 मिली एम्पियर, ठीक है, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर वो वायर पड़ी हुई है, वो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर 2 न्यूटन की फोर्स लगा। जब उस वायर के अंदर करंट 10 मिली एम्पियर है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगती है किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कि जिसके अंदर वो पड़ा है, वो है 10 मिली एम्पियर के ऊपर फोर्स है 2 न्यूटन। और I2 जो है, अगर वो कहता है कि हम करंट को चेंज कर दें, पहले 10 मिली एम्पियर थी, फोर्स लग रही है 2 न्यूटन, अब चेंज करते हैं 30 मिली एम्पियर में करंट, बाकी चीजें वही है, वही मैग्नेटिक फील्ड है, वही लेंथ है, लेकिन हम सिर्फ उस वायर के अंदर करंट चेंज कर रहे हैं। अब कितनी फोर्स लगेगी? तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये ऑलरेडी उसने कहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली पड़ी है, लेंथ ऑफ दैट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड आर एट 90 डिग्री। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज ILB साइन ऑफ थीटा। Theta is 90 degree if the length is perpendicular to the magnetic field lines. So
we can ignore it, that is because sin 90 gives us 1 and we are left with this ILB. now from here उसने चूंकि दो डिफरेंट केसेस बताए हैं, तो एक केस में मैं F1 कह देता हूं, करंट को I1 कह देता हूं, लेंथ चूंकि उसने वही रखी है, उसको चेंज नहीं किया, तो दोनों केसेस में हमारे पास लेंथ वही होगा। F1 के लिए I1LB लिखूंगा, F2 के लिए I2LB लिखूंगा। LB दोनों में सेम है, तो यहाँ पर स्ट्रेटजी ये होगी कि पहले से हम LB की वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास F2 मालूम हो जाएगा। तो मैं पहले फार्मूले से LB की वैल्यू निकालता हूँ, यानी दोनों साइड करंट पे डिवाइड किया, तो ये F1/I1 आ गया। F1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करो 2 न्यूटन, ठीक है, वो 2 न्यूटन है F1, और नीचे I1 वो मिली एम्पियर्स में है डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि 10 मिली एम्पियर्स का मतलब होता है 10 मल्टीप्लाइड विद 10⁻3, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इससे हमारे पास आ जाता है कोई 200 न्यूटन्स पर एम्पियर्स, ये फोर्स पर यूनिट पर करंट। तो 200 न्यूटन पर एम्पियर हमारे पास LB की वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू आप इस फार्मूले में पुट कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर F1/I1 पुट कर लें और डायरेक्ट इसमें ही वैल्यूज पुट कर लें। I2 की जगह उसकी वैल्यू 30 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर को आपने एम्पियर्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज 10⁻3 एम्पियर्स, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना है, बाकी सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और आप देख लेंगे कि आपके पास रिजल्ट आता है 6 न्यूटन। इस फार्मूले में ज्यादा आसान होता है, बजाय पहले उसको कैलकुलेट करने के आप इसको पहले एक फार्मूला लिखें फिर दूसरा लिखें, फिर इन दोनों को इस तरह इक्वेट कर दें, यानी यहाँ से LB निकाल कर दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लें। ये फाइनल जो फार्मूला आपके पास आएगा, इस इक्वेशन में जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तब आसान होता है। माने मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल F2 के लिए ऊपर I2 पुट कर लेता हूँ 30 × 10⁻³ एम्पियर्स डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻³ एम्पियर्स, और ऊपर F1 भी मल्टीप्लाइड है, तो F1 की वैल्यू जो है वो गिवन है, दैट इज 2 न्यूटन। तो इस तरीके से ये बड़ा आसान हो जाता है, 0 और 0 यानी 3 2 6 न्यूटन आपके पास आंसर रह जाता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स इन प्रॉब्लम्स की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं आपके इस चैप्टर के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।